and welcome back to the soul. I hope you all are doing very well. एंड जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज चल रही है जिसमें हमने दो वीडियोस कवर करे हुए हैं जिनमें हमने फर्स्ट वीडियो कवर करा इंट्रोडक्टरी वीडियो था जो कि हमारा उसमें हमने देखा कि जो ये इंटरनेशनल रिलेशंस हैं इनका मीनिंग क्या होता है, स्कोप क्या होता है, डिफिनेशंस क्या क्या हैं बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। एंड फिर हमने सेकेंड वीडियो से स्टार्ट करा इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यानी कि जो भी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू से जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, यहाँ तक का हम एक सफ़र कवर करने वाले हैं जिसमें हम सारे जो भी प्राइम मिनिस्टर्स आए उनका डिस्कस करेंगे कि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी में किस तरीके से अपना योगदान दिया। सो ये एक एवोल्यूशन का तरीका है हमारा समझने का, जिसमें पिछली वीडियोस में हमने देखे नेहरू के आइडियाज़, नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो हमने देखा। फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर जो थे नेहरू और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो उनके आइडियाज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। एंड ये हमारा इवोल्यूशन वाला सेकंड वीडियो होगा जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री के जो भी आइडियाज़ हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उनको। फिर सेकंड पे आते हैं इंदिरा गांधी की फॉरेन पॉलिसीज़। थर्ड पे आएंगे मोरारजी देसाई। आज हम इन तीनों को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि हम लेक्चर की तरफ मूव करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए अपडेट्स आपको टाइम टाइम पे मिलते रहें। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट इन द वीडियो। और सबसे पहले फॉरेन पॉलिसीज़ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पहली पॉलिसी आती है नॉन अलाइनमेंट की, जो कि हमें सबके बारे में पढ़ना होगा जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, क्योंकि ये एक तरीके से बोल सकते हैं विरासत में मिली थी नेहरू से, सबको विरासत में मिली थी क्योंकि नेहरू ने स्टार्ट करा हुआ था नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी। और उसके बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं वो इसको कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके कुछ अपने तरीके से करते हुए जाते हैं, बट चीज़ वही रहती है कि नॉन अलाइनमेंट ही है। शास्त्री क्या करते हैं, जो भी इंडिया की पॉलिसी थी नॉन अलाइंड स्टैंस वाली, वो उसी को आगे बढ़ाते हैं। और ईस्ट एंड वेस्ट का जो कोल्ड वर्ल्ड वार जो चल रहा था या फिर जो उन दोनों में वॉर चल रहा था, वो चीज़ को ये उन चीज़ों से ये खुद को अलग रखते हैं और इंडिया को एक सॉवरेन और इंडिपेंडेंस स्टेटस दिए रहते हैं। फिर सेकंड जो होता है वो होता है ताशकंद डिक्लेरेशन, हमें देखना है। ताशकंद डिक्लेरेशन क्या होता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कुछ पैक्ट्स होते हैं, वो हमें देखने हैं। देन आता है सिरिमा एंड शास्त्री पैक्ट होएगा। ये श्रीलंका की पीएम थे उस टाइम पे, प्रेसिडेंट थी उस टाइम पे सिरिमा, तो उनके और लाल बहादुर शास्त्री के बीच पैक्ट्स हुए थे, वो हमें देखना है। फिर पीसफुल एग्जिस्टेंस, ऑफ कोर्स क्योंकि वर्ल्ड में रहना है एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री तो अपना एक पीसफुल एग्जिस्टेंस बना के रखना होगा, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के साथ भी रहना होगा। हम बारी बारी से एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ताशकंद डिक्लेरेशन समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लैश बैक में लेके जाती हूँ। जिस टाइम पर नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर क्या हुआ था कि 1962 में इंडो चाइना वॉर हुए थे। तो इंडो चाइना वॉर जो हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान ने सोचा कि अभी तो ये इंडिया हारा हुआ है चाइना से एंड इसकी स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब सी है। तो इस टाइम पर अगर पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करता है तो वो उसकी काफ़ी सारी टेरिटरीज एक्वायर कर सकता है। यानी कि इस बार पाकिस्तान ने ना सिर्फ कश्मीर पर ही फोकस किया, इस बार उसने कच्छ वाले रीजन पर, जो गुजरात का जो कच्छ वाला रीजन है वो भी ऑक्युपाई करने की कोशिश करी। बट यहाँ पर क्या होता है कि जो भी इंडियन सोल्जर्स हैं, जो भी आर्मी है, वो इतनी बेहतर तरीके से फाइट करती है और फिर पाकिस्तान को हारना पड़ता है। हारना इस वैसे तो इस जो ये जो इंडो पाक वार होता है इसमें ये तो नहीं कहा जा सकता कि इंडिया जीता या फिर पाकिस्तान हारा। बस इतना हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो भी इच्छाएं थी, लाइक जो भी वो टेरिटरीज को ऑक्युपाई करना चाहता था, वो चीज़ें वो नहीं कर पाता है। तो इसके बाद फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि सोवियत यूनियन के जो प्राइमर होते हैं कोसिगन, ये क्या करते हैं कि ये पीएम शास्त्री एंड पाक के जो प्रेसिडेंट होते हैं उस टाइम के अयूब खान, उनको बुलाते हैं और एक डिक्लेरेशन साइन करने की बात होती है। ये जो डिक्लेरेशन होता है इसको आप रिमेंबर रखिएगा, 1966 में होता है। द एम वॉज टू नॉर्मलाइज रिलेशंस बिटवीन द टू। ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं इनके बीच में जो रिलेशंस हैं उनको नॉर्मल करने का ये एक तरीका था, जो कि और भी बदतर हो गए थे और भी ख़राब हो गए थे इंडो पाक वार जो 1965 का हुआ था उसके बाद। यहाँ पे क्या होता है कि जो मीटिंग हेड होती है ताशकंद ताशकंद आज जो
उज्बेकिस्तान है, वहाँ पर एक ताशकंद एक जगह है, उसे बोलते हैं। टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ ऑनगोइंग वॉर, जो भी इंडिया और पाक के बीच में जो वॉर्स बारी बारी से हुए जा रहे थे, वो सबका एक सॉल्यूशन यहाँ पे, एक रिलेशंस को एक नॉर्मलाइज करने के तरीके इस तरह से इसको लाया गया था कि ताशकंद डिक्लेरेशन होगा। ऑन 10 जनवरी 1966 को हुआ था ये। एज पर एग्रीमेंट बोथ पार्टीज टू विड्रॉ ऑल आर्म फोर्सेज इन द पोजीशन हेल्ड बिफोर 5 अगस्त 1965। 5 अगस्त 1965 को ये इंडो पाक वार स्टार्ट हुआ था। इस वजह से इसमें क्या कहा गया कि दोनों जो दोनों कंट्रीज़ हैं, वो अपनी अपनी आर्मीज़ को विड्रॉ कर लेंगी, हटा लेंगी अपने अपने फोर्सेस को, और बिल्कुल उस सिचुएशन पे, उस जगह पे सबको बोल देंगी रहने को, जहाँ पर 5 अगस्त 1965 से पहले जिस तरीके से फोर्सेस लगा करती थी उस तरीके से रहेंगी। एज अ रिजल्ट इंडिया एंड पाक हैड गिवन अवे, जो भी इंडिया और पाकिस्तान ने टेरिटरीज ऑक्यूपाई करी हुई थी एक दूसरे की, वो टेरिटरीज को उन दोनों ने दे दिया वापस से। इसका ये जो ताशकंद डिक्लेरेशन था, इसका एक रिजल्ट यही हम बोल सकते हैं कि जो भी टेरिटरीज ऑक्यूपाई करी हुई थी दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे की, वो उन्होंने वापस कर दी एक दूसरे को। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पैक्ट आता है लाल बहादुर शास्त्री से रिलेट करता हुआ, वो था सिरिमा शास्त्री पैक्ट। सिरिमा शास्त्री पैक्ट में क्या हुआ था कि जो इंडिया के पीएम थे यानी कि लाल बहादुर शास्त्री, और जो श्रीलंकन पीएम थी उस टाइम पे सिरिमैन बंद्रानायक, उन इन दोनों के बीच में एक पैक्ट होता है। किस वजह से होता है? टू रिजॉल्व द स्टेटस ऑफ तमिल लिविंग इन श्रीलंका। जो भी इंडिया के तमिल लोग श्रीलंका में रह रहे थे, उनकी स्थिति जो थी वो काफ़ी ख़राब होती जा रही थी। तो क्या होता है कि यहाँ पर एक पैक्ट करा जाता है कि जो इंडिया है वो क्या करेंगे कि ये जो 5,25,000 पीपल हैं श्रीलंका के, उनको दिल्ली में बुलाएंगे, यानी कि अपने यहाँ बुलाएंगे, अपने इंडिया में बुलाएंगे। ओके। ऑन द सेकेंड हैंड जो श्रीलंका है वो 3 लाख तमिल्स को सिटीजनशिप देगा कि हाँ, ये लोग श्रीलंका के डोमिसाइल है। क्योंकि उस टाइम पे तेलुगु और तमिल स्पीकिंग्स में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। फिर श्रीलंका में तमिल्स जो थे उनको वहाँ का डोमिसाइल नहीं माना जा रहा था, उनको वहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिल रही थी। इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये सिरिमा शास्त्री पैक्ट होता है इन द ईयर 1964। ओके, रिमेंबर रखिएगा, 1964 में हुआ था ये पैक्ट। नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट लीडर आते हैं वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी से एक पीरियड ऑफ प्रैग्मेटिज्म स्टार्ट हो रहा है। प्रैग्मेटिज्म यानी कि क्या होता है कि हर चीज़ को एक प्रैक्टिकल तरीके से लेना, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकालना, ना कि सिर्फ सोच कर क्या होना चाहिए ये चीज़ ना बैठना, प्रैक्टिकली हर चीज़ को प्रूव करना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे पहली चीज़ आती है इंदिरा गांधी के बारे में, वो है कि ये एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनती हैं। सिर्फ यही नहीं कि इंडिया में ही या फिर इतनी ही एरिया में, बल्कि ये जो भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ को सेव करती हैं वो इसमें बहुत ही प्रोमिनेंट रोल ये प्ले करती हैं। फिर उसके बाद जो ये ग्लोबल स्टेज है, वहाँ पर जो इनकी असर्टिवनेस है, उसकी वजह से ये एक बहुत ही बड़ी लीडर, बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर और एक स्ट्रॉन्ग लेडी के तरीके से भी नज़र आती हैं। फिर सेकेंड चीज़ जो होती है वो है सपोर्ट डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन को स्ट्रांगली सपोर्ट करती हैं इंदिरा गांधी। जो उस टाइम पर वेरियस अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज़ थी जिसको कॉलोनाइज करा हुआ गया था, तो ये उन सब के खिलाफ़ होती हैं। ये जो भी कंट्रीज़ हैं जो कॉलोनीज़ बना रहे हैं उन सब के खिलाफ़ होती हैं और उन सबको कंडेम करती हैं। फिर नेक्स्ट जो चीज़ आती है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक विरासत चली आ रही है, जो कि सारे सारे प्राइम मिनिस्टर्स इसमें कुछ ना कुछ ऐड करते हुए जाएंगे। यहाँ पर क्या करती है, ये एम्फेसिस डालती हैं मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। जो भी जो कोल्ड वार चल रहा था उस टाइम पर न्यूट्रल रहने की काफ़ी सारी ये कोशिश करती हैं। एक्टिवली इन्वॉल्व इन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड वर्क टूवर्ड्स इट्स यूनिटी। इन्होंने इसके यूनिटी के लिए काम किया और जो भी कंट्रीज़ हैं और भी कंट्रीज़ को इन्होंने जोड़ने की कोशिश करी। एडवोकेटेड फॉर द राइट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री। जो भी कंट्रीज़ हैं डेवलप कर रही हैं, अभी नई कंट्रीज़ निकल रही हैं, उनके डेवलपमेंट किस तरीके से होना चाहिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो किस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें इंदिरा गांधी काफ़ी सपोर्ट करा करती थी। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड पीसफुल एक्सिस्टेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम पर ही इन 1974 क्या होता है कि पोखरण टेस्ट जो होता है, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट जो होता है, वो पहला ऐसा न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया में लॉन्च करा जाता है, जिसका नाम रखा गया था, जिसका कोड नेम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। सो इंदिरा गांधी ही पहली ऐसी प्राइम मिनिस्टर हो जाती हैं जिनके टाइम पर इंडिया एक न्यूक्लियर पावर के रूप में उभर कर आता है। सी एडवोकेटेड
द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड नॉन proliferation ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। लाइक इनके टाइम पे क्या हो रहा था कि एनपीटी लॉन्च कर रहे थे 1971 पे। 1971 में जो 5 मेजर पावर्स हैं उन्होंने एनपीटी लॉन्च किया, नॉन proliferation ट्रीटी। लेकिन वहाँ पर कुछ कंट्रीज़ ने मना किया, वहाँ पर 187 कंट्रीज़ ने तो उस पर साइन कर दिया था, बट कुछ कंट्रीज़ ने मना किया, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया जैसी कुछ कंट्रीज़ हुआ करती थी। सो इन्होंने बोला कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ डोमिनेंस उन 5 कंट्रीज़ का रहे वर्ल्ड में जिनके पास न्यूक्लियर पावर्स हैं। बाकी सब, अगर मान लीजिए बाकी सबके पास न्यूक्लियर पावर्स आते ही नहीं हैं, तो डोमिनेंस हो जाएगा उन सबका, और ये लाइक एक पोलराइजेशन हो जाएगा कि उन्हीं 5 के पास सारे कंट्रीज जाके कंस्ट्रक्ट होते जाएंगे, उन्हीं में मिलते जाएंगे। तो ये गलत चीज़ हो जाएगी, इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया और इस पर साइन नहीं किया था। सो बाद में लॉन्च भी किया, पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट भी करा। स्ट्रेस्ड द नीड फॉर आर्मामेंट एंड द वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर थ्रेट्स। उन्होंने बोला कि आर्मामेंट्स होने चाहिए, बट जो वर्ल्ड है उसको न्यूक्लियर थ्रेट से हमें बचाना भी चाहिए। एट द सेम टाइम हमें न्यूक्लियर थ्रेट से वर्ल्ड को बचाना भी चाहिए। आदि की जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी आती है वो आती है पाकिस्तान को लेकर। इंडो पाक रिलेशंस कैसे थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी। देखिए 1971 में ही इंडो पाक वार्स हो गए, और इस ये जो वार हुआ, ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो हुआ था उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया। मतलब कि बांग्लादेश को एक अलग जो स्टेट का जो दर्जा मिला, एक अलग जो कंट्री का जो दर्जा मिला, उसमें इस वॉर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और ये जो वॉर है वो किस तरीके से खत्म हुआ, वो शिमला एग्रीमेंट के तरीके से खत्म हुआ। देखिए बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो है वो हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सो ये जो शिमला एग्रीमेंट हुआ 1972, इसका एम था पीसफुल रिसोल्यूशन एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस। जो भी ट्रीटीज़ होती हैं, जो भी पैक्ट्स होते हैं, जो भी एग्रीमेंट्स, डायलॉग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये किस लिए होती हैं, ताकि एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस बन सके दो कंट्रीज़ के बीच में, जिन भी दो कंट्रीज में ट्रीटीज़ वगैरह हो रही है उनके बीच में। तो ये भी जो शिमला एग्रीमेंट हुआ, ये भी हुआ इसीलिए था। एफर्ट्स टू प्रमोट स्टेबिलिटी एंड रिड्यूस टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज। जो भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में टेंशन्स हैं वो सबको हटाने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ था। उसका आगे नतीजा क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। एंड फिर नेक्स्ट जो आता है रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन, वो आता है चाइना से। इंडो चाइना रिलेशन कैसे थे ये हम देख लेते हैं। सो इंदिरा गांधी फेस्ड अ टेंस रिलेशनशिप विद चाइना ड्यू टू 1962 बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। जो भी 1962 का बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो उस टाइम पे बॉर्डर इशूज़ हुए थे, उसके बाद फिर वॉर्स हुए थे, उन सब की वजह से इंडिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे तो नहीं थे, बट हाँ थोड़े ठीक थे। इम्प्लीमेंटेड पॉलिसीज टू स्ट्रेंथन इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज़ अलाउंग द बॉर्डर। तो ये सारी चीज़ें इंदिरा गांधी कर रही थी, स्ट्रेंथ बढ़ा रही थी बॉर्डर्स पर। ये सारी चीज़ें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीज़ें कर रही थी। इम्प्रूव रिलेशन विद चाइना लेट 1970s थ्रू डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स। कुछ डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स लिए इंदिरा गांधी ने, ताकि जो भी रिलेशन है वो बेटर हो सके। नेक्स्ट है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये वॉर क्यों हो रहा है, ये हम पहले देख लेते हैं। देखिए दो पाकिस्तान थे पहले, 1971 के पहले। एक था ईस्ट पाकिस्तान और एक था वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो पाकिस्तान है वो था, सॉरी वेस्ट पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जो आज है, और ईस्ट पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जो बांग्लादेश था। एक टाइम पे बांग्लादेश पाकिस्तान में था और उसे ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। तो 1971 के टाइम पे क्या किया पाकिस्तान ने कि उसने बांग्लादेश में उर्दू को फोर्स करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि ये जो आपकी बंगाली लैंग्वेज है ये आप छोड़ दो और आप यूज़ करो उर्दू। तो लाइक कहीं का भी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने लैंग्वेज से, अपने ट्रेडिशन से काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो इस तरीके से किसी को कोई लैंग्वेज हटा देना या फिर किसी पर कोई चीज़ फोर्स करना, वो चीज़ उनको लगता है कि हमारे आत्मसम्मान पे प्रहार करा जा रहा है। तो ये चीज़ें बांग्लादेश को अच्छा नहीं लगता, और वहाँ पर क्या होता है कि उर्दू स्पीकिंग और बंगाली स्पीकिंग दो गुट हो जाते हैं, और फिर काफ़ी बुरी तरीके से वहाँ पर वॉर स्टार्ट हो जाता है, सिविल वॉर, लोगों में मार काट, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। फिर हालत और भी ज़्यादा बद से बदतर हो जाती है जब 1971 में पाकिस्तान ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट कर देता है। ऑपरेशन सर्च लाइट में क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारे, बांग्लादेश में बहुत सारे मर्डर्स करे जाते हैं, बहुत सारे वुमेन के रेप्स करे जाते हैं। सो ये कंडीशन जो हो जाती है वो बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है, और ये सारी चीज़ें इंदिरा गांधी उस टाइम पर देख रही होती हैं, और वो इसके लिए यूरोप में जाती हैं, फिर यूएस में जाती हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज़ को बताती हैं कि देख लीजिए पाकिस्तान क्या कर रहा है। पर ये सारी कंट्रीज़ जब कोई भी कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं होते हैं, तो उसके बाद फिर इंदिरा गांधी खुद इसमें आती हैं, और वो बांग्लादेश की तरफ से फ़ाइट करती हैं। आर्मीज़ जो होती हैं वो बांग्लादेश की तरफ से फ़ाइट करती हैं और वहाँ से पाकिस्तान को भगाती हैं। और ऐसा एक टाइम आता है जब कि बांग्लादेश का लिबरेशन हो जाता है और बांग्लादेश एक अलग कंट्री के रूप में निकल के आता है। सो जो इंदिरा गांधी हैं वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती हैं लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान। इंडियाज मिलिट्री इंटरवेंशन प्लेड क्रूशियल रोल इन इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश इन 1971। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया का जो मिलिट्री इंटरवेंशन है, क्योंकि
बहुत ही बुरी हालात थी, हालात थे वहाँ पर बांग्लादेश में। तो उन सब चीज़ों से बचाने के लिए बांग्लादेश को ये सारे मूवमेंट्स करे जाते हैं। अभी तक का हमने देखा, इंदिरा गांधी का वो फेज़ देखा जिस टाइम पर वो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में बांग्लादेश की हेल्प कर रही हैं, वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट सपोर्ट कर रही हैं, वो डिकोलोनाइजेशन सपोर्ट कर रही हैं। बट जो नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि जो इमरजेंसी का टॉपिक है, इसकी वजह से इंदिरा गांधी की क्रिटिसिज्म होती है। उनको क्रिटिकली इवेलुएट करा जाता है कि वो क्या क्या चीज़ें उनके उनके में गलत थी। इम्पोजिशन ऑफ द स्टेट इमरजेंसी इन इंडिया, उन्होंने इमरजेंसी लगाया इंडिया में 1975 में। इंदिरा गांधी फेस्ड क्रिटिसिज्म इंटरनेशनली, इसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर कई सारी पर उनके क्रिटिसिज्म होती है, और कई सारे ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज़ होते हैं जो कि इंदिरा गांधी के खिलाफ हो जाते हैं और इंडिया के खिलाफ हो जाते हैं। ये सारी जो भी डिप्लोमेटिक चीज़ें चल रही होती है, इन सब के खिलाफ हो जाते हैं। और जो वो हमेशा एक डेमोक्रेटिक राइट्स को सपोर्ट करती थी, वो इंडिया में अब डेमोक्रेटिक राइट्स दिख नहीं रहे थे। इस वजह से कई सारी कंट्रीज़ इनके अपोजिट हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो इंदिरा गांधी की लास्ट फेज होता है लाइफ का, यानी कि असैसिनेशन एंड लेगेसी। असैसिनेशन होता है इंदिरा गांधी का बाई हर ओन बॉडीगार्ड, उनके उनके खुद के बॉडीगार्ड ने उन्हें गोली मार दी थी। उसके बाद फिर उनकी डेथ हो गई थी 1984 में। और फिर भी जो ये इंदिरा गांधी हैं, इनकी जो लेगेसी है वो चाहे इंडियाज़ फॉरेन रिलेशंस को लेकर हो, ग्लोबल अफेयर्स को लेकर हो, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर हो, या फिर जो भी उनके डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज हुआ करती थी उनको लेकर हो, वो आज भी कायम है। या फिर इन सारी चीज़ों को अगर हम छोड़ दें तो एज अ स्ट्रॉन्ग लेडी जो वो थी, एंड एज अ स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर जो थी, वो जो उनकी लेगेसी है वो भी आज तक कायम है। और उस चीज़ को भी आज भी लोग इन सारी चीज़ों को एडमायर करते हैं। इंदिरा गांधी जैसा स्ट्रॉन्ग लेडी या फिर स्ट्रॉन्ग पर्सन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सो नेक्स्ट जो हमारे लीडर आते हैं वो है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का जो टाइम पीरियड होता है वो 1977 टू 1979 होता है। ये वो टाइम होता है जब इंडिया में कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है जो कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है। जनता दल ने इस टाइम पर गवर्नमेंट बनाई हुई थी, और ये नॉन कांग्रेस एक सरकार थी जिसमें जिसमें कांग्रेस आउट हो चुकी थी बिकॉज ऑफ ये जो इमरजेंसी लगा दिया था इंदिरा गांधी ने। 20 मंथ्स का इमरजेंसी बड़ी बात हो गई थी लोगों के लिए। तो इस वजह से लोगों ने कांग्रेस का सपोर्ट छोड़कर किसी और पार्टी की तरफ मूव किया, और वो पार्टी होती है जनता दल। और उस टाइम पर जो चूज़ करे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर वो होते हैं मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई का कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल तो नहीं होता है फॉरेन पॉलिसी को सेव करने में, बट कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। तो क्यों नहीं होता है फॉरेन पॉलिसी को सेव करने में, ये भी हम एक बार देख लेते हैं। क्योंकि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई हुई थी इंडिया में, और इमरजेंसी के टाइम जो था काफ़ी सारे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी करने चाहे। तो मोरारजी देसाई जो आते हैं वो एक ऐसा कई सारे चेंजेस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी वजह से वो ये करना चाहते हैं कि फिर से कोई गवर्नमेंट ना आ जाए जो इस तरीके से पीपल को, सिटीजन्स को इस तरीके से सप्रेस करे। वो कई सारे चेंजेस करते हैं, कई सारे नए आर्टिकल्स ऐड करते हैं ताकि ऐसी चीज़ें फिर से ना हो पाए। ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी, और इससे लोगों लोगों में बहुत आहत हुए थे लोग इन सब चीज़ों से। सो वो ये सारी चीज़ें चेंज करते हैं, और इन्हीं सब में ज़्यादातर फंस जाते हैं। फिर भी जो भी इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो हम देखते हुए चलते हैं। नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी, देसाई कंटिन्यू टू एडवोकेट फॉर नॉन अलाइनमेंट एंड परसुएट बैलेंस्ड अप्रोच इन आईआर। जो भी बैलेंस्ड अप्रोच था, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने करा हुआ था फॉरेन पॉलिसी को सेव करके, उस चीज़ को उन्होंने बनाए रखा। और एक इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल, क्योंकि इस टाइम पर भी कोल्ड वार्स चल रहे थे, तो इस टाइम पर भी उन्होंने एक अच्छा बैलेंस बनाए रखा, न्यूट्रल रहे और इंडिपेंडेंट इंडिया का जो इंडिपेंडेंस था वो बनाए रखा। और फिर भी जो ये नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी थी, इसमें उन्होंने थोड़ा सा चेंज करा। उन्होंने बोला कि ये जो अलाइनमेंट की पॉलिसी है, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है, ये तो अब बिल्कुल जेन्यून रही ही नहीं गई है। तो उन्होंने एक नई पॉलिसी निकाली जिसको उन्होंने कहा प्रॉपर नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। ये इन्होंने नहीं, ये टर्म सजेस्ट करा हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो उस टाइम पर फॉरेन मिनिस्टर थे। उन्होंने बोला कि एक जेन्यून नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, या फिर एक प्रॉपर नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। क्योंकि इंदिरा गांधी ने एक पैक्ट कर लिया था सोवियत यूनियन से, जिसके बाद पाकिस्तान और यूएसए एक अफवाह उड़ा रहे थे कि ये तो इंडिया ने तो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनी ब्रेक कर दी है और उसने सोवियत यूनियन को ज्वाइन कर लिया है। इस वजह से इन्होंने बोला कि ये जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है इसको जेन्यून करना पड़ेगा हमें। फिर सेकंड चीज़ जो आती है रिलेशंस विद यूएस। इन्होंने जो टाइज थे यूएस से इंडिया के, उसे और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी, जो कि काफ़ी सालों से बहुत टूटती सी जा रही थी। क्योंकि इंदिरा गांधी सोवियत यूनियन के काफ़ी करीब होते जा रहे थे, इंडिया और सोवियत यूनियन काफ़ी करीब होते जा रहे थे। इस वजह से इंडिया और यूएस का जो बॉन्ड था वो टूटता सा जा रहा था। देसाई मेड एन ऑफिशियल विजिट
करते हैं वहाँ पर यूएसए में देसाई एक ऑफिशियल विजिट करते हैं इन 1977, मेकिंग द फर्स्ट विजिट बाय एनी इंडियन पीएम ओवर द डिकेड। कई सालों से, कई दशकों से कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूएस नहीं गया था, जिसकी वजह से उनके बीच एक टेंशन का माहौल बनता जा रहा था। और इस टेंशन के माहौल को ब्रेक करते हैं देसाई और वो एक राउंड करते हैं टू यूएस। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी थी मोरारजी देसाई की, वो थी रिलेशंस विद पाकिस्तान। इन्होंने जो भी इंडिया और पाक के रिलेशंस थे उससे काफ़ी रिसॉल्व करने की कोशिश करी। जो भी दोनों के बीच में टेंशन्स वगैरह थी वो सब सॉल्व करने की कोशिश करी। जो कश्मीर इशूज उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा तेजी पर थे उनको भी रिसॉल्व करने की कोशिश करी। इन 1978 जो देसाई हैं वो एक मीटिंग हेल्ड करते हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जियाउल हक से। हालांकि ये जो मीटिंग होती है उसका कोई सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है, फिर भी एक उनकी एक कोशिश थी कि जो भी लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं उनको रिसॉल्व करा जाए और एक अच्छी दोस्ती टाइप टाइप की करी जाए पाकिस्तान से। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इन सबका कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है, फिर भी उनकी एक कोशिश थी ऐसी। और रीजनल कॉपरेशंस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं देसाई। वो सार्क जैसे ऑपरेशंस को, सार्क जैसे एसोसिएशंस को, समिट्स को वो हेल्ड करते हैं दिल्ली में। 1977 में एक इम्पॉर्टेंट ये इवेंट है, इसको याद रखिएगा। 1977 में जो सार्क है, जो सार्क समिट है, उसका होस्ट करा था इंडिया ने फॉर जो इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉपरेशंस हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ के, वो उसके लिए होता है ये सार्क। और इसका समिट हुआ था इंडिया में, इसको याद रखिएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने 3 इम्पॉर्टेंट लीडर्स को डिस्कस करा, लाल बहादुर शास्त्री, एंड फिर हमने देखा इंदिरा गांधी को, एक प्रोमिनेंट लीडर इंडिया की एज वेल एज ऑल ओवर द वर्ल्ड की। फिर उसके बाद आते हैं मोरारजी देसाई। इन तीनों को आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके आगे के जो भी लीडर्स थे, जो भी प्राइम मिनिस्टर्स थे, उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नए अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।